तो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है कि पार्किंसोनिज्म क्या है, इट इज अ पार्किंसोनिज्म एक ऐसी डिजीज है जो कि क्या है, स्लो प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव। देखो मैं पहले ना आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, ये ब्रेन है, ठीक है। तो मिड ब्रेन में क्या होता है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा करके एक एरिया होता है, ठीक है। मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा करके एक एरिया होता है। ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो क्या करता है, डोपामिन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो डोपामिन हमारे मूवमेंट के लिए बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन सिक्रीट करता है। इस बीमारी में सब्सटेंशिया नाइग्रा जो मिड ब्रेन का पार्ट है, इसका डीजेनरेशन हो जाता है। जब इसका ही डीजेनरेशन हो जाएगा तो अल्टीमेटली बॉडी में डोपामिन की कमी हो जाती है। तो जब डोपामिन की कमी हो जाती है, डोपामिन एक तरीके से कमी हो जाने के कारण डोपामिन की, इसमें ना ट्रेमर्स देखने के लिए मिलते हैं इस डिजीज में, ठीक है। और डोपामिन एक तरीके का डोपामिन के ना दोनों इफेक्ट्स होते हैं एक्चुअली। वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो डोपामिन की यहाँ पे कमी हो जाती है, सब्सटेंशियल नाइग्रा, ये इसका मेन पैथोलॉजी है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि पार्किंसन डिजीज क्या होती है। इट इज अ स्लो प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। न्यूरो डिजेनरेटिव क्यों बोला है, क्योंकि इसमें क्या है, मिड ब्रेन में सब्सटेंशियल नाइग्रा वाला जो एरिया है वहां पे डोपामिन प्रोड्यूसिंग कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, उनका डिजेनरेशन इस डिजीज में होता है, ठीक है। इट इज अ डिजीज ऑफ एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर्स। डोपामिन न्यूरॉन्स जो है सब्सटेंशियल नाइग्रा में मौजूद रहते हैं और ये इनका ही क्या है, सब्सटेंशिया नाइग्रा का डीजनरेशन हो जाने के कारण इन न्यूरॉन्स का भी डिजनरेशन होता है। तो डोपामिन अल्टीमेटली बनेगा नहीं। डोपामिन अल्टीमेटली नहीं बनता है तो बॉडी का जो मूवमेंट है उसमें हमको एक तरीके से डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें इटियोलॉजी क्या होती है, मोर देन 60 ईयर में देखने मिलता है। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो ये चीज मिलेगी। कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स माने जाते हैं जिसकी वजह से पार्किंसोनिज्म होता है, जैसे हर्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, मेटल इंडस्ट्रीज है, स्टील एलॉय इंडस्ट्रीज है। इन सब में जो काम करने वाले लोग हैं, इनका जो कांस्टेंट एक्सपोजर है जिनको, उनमें पार्किंसोनिज्म देखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई एमपीटीपी, ठीक है, ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन होता है, 1 मिथाइल 4 फिनाइल 1 2 3 6 टेट्रा हाइड्रोपाइरिडीन। इतना बड़ा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन होता है, अगर इसके भी कांटेक्ट में आए तो पार्किंसोनिज्म होने का चांस है, ठीक है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अदर हैं, जैसे रूरल लिविंग है, ड्रिंकिंग वेल वाटर। देखो एग्जैक्ट कॉज तो पार्किंसोनिज्म का नहीं पता है। ये कुछ थ्योरीज के बेसिस पे ये सारे कॉज निकाले गए हैं कि ये सब कॉजेस होते हैं पार्किंसोनिज्म के, ठीक है। या फिर देखो कोई ट्रॉमा हुआ है किसी के साथ, कोई इमोशनल स्ट्रेस हुआ है तो उस वजह से भी न्यूरॉनल डीजनरेशन मिलता है। और इनवर्स रिलेशन इज सीन बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग, कैफीन इनटेक। मतलब ये देखा जाता है कि जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं या जो कैफीन इनटेक करते हैं उनमें पार्किंसोनिज्म का जो है कम देखा जाता है, उन लोगों में पार्किंसोनिज्म, ठीक है। अब देखो पार्किंसन जो डिजीज है इसमें ना क्या क्या रिस्क फैक्टर है, तो रिस्क फैक्टर वही है, 60 से ऊपर एज है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, मेल्स में ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, और जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं लोग उनमें ये ज्यादा मिलता है, ठीक है। पार्किंसोनिज्म दो तरीके का होता है। पार्किंसोनिज्म दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी या इडियोपैथिक, जिसका कॉज हमें नहीं पता है, 60 साल के ऊपर के लोगों को ये अफेक्ट करेगा। दूसरा पार्किंसोनिज्म होता है सेकेंडरी या ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म। इसमें किसी प्रकार का कोई न्यूरोनल डीजनरेशन नहीं देखने के लिए मिलता है, केवल कोई एक्सटर्नल ड्रग ऐसी यूज कर रहा है पेशेंट जिसकी वजह से डोपामीन का जो लेवल है शरीर में वो कम हो जाता है। तो डोपामीन कम हो जाएगा तो अपने आप ही पेशेंट को समस्या होने लगेगी। अब इसके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें ना ये कुछ फिक्स पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो इनमें ना इनवॉलेंट्री ट्रेमर्स होते रहते हैं लगातार, ठीक है। इसके अलावा पिन रोलिंग काइंड ऑफ मूवमेंट, जैसे ना अपनी दो फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में ये कोई पिन है, ठीक है, या कोई कागज रोल कर रहे हो, इस तरीके से लगातार जो है अपनी फिंगर्स को रोल करते रहते हैं, लगातार अपना सर हिलाते रहते हैं, जिसे नॉडलिंग ऑफ हेड कहते हैं। ब्रेडी काइनेसिया, काइनेसिया मींस मूवमेंट, ब्रेडी माने स्लो।
तो हर काम करने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, मसल्स की रिजिडिटी यहाँ मिलेगी, ठीक है। चलते कोई भी वॉलेंट्री मूवमेंट करेंगे उसमें जर्क्स रहेंगे, ठीक है। एफोनिया रहता है, लॉस ऑफ स्पीच रह जाता है, ठीक है, वही क्योंकि मसल का रिजिडिटी है तो इनको लॉस ऑफ स्पीच यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इनका गेट कैसा हो जाता है, शॉर्ट स्टेप, ये हमेशा छोटे छोटे कदम, यहाँ पे आप देख भी रहे हो कितने पास पास उसने पैर रखा, छोटे छोटे कदम से चलते हैं ये, और शॉर्ट स्टेप रहता है गेट, ठीक है। पोस्चर कैसा, स्टूपिंग पोस्चर, झुका हुआ सा, कैसा इसमें आदमी झुका हुआ सा आगे, दिस इज स्टूप पोस्चर। डिस्टोनिया रहता है, मसल का टोन लॉस हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा आई मूवमेंट पे, एब्सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर द आई मूवमेंट अगेन बिकॉज ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मसल, ठीक है। मेमोरी डिसऑर्डर है, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट लॉस है, सेलोरिया, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड देखने के लिए मिलेगा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताया कि सबस्टेंशिया नाइग्रा वाला जो एरिया है, सबस्टेंशिया नाइग्रा में क्या हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है, जिससे डोपामिनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं उनका वो फिनिश हो जाते हैं या एट्रोफी हो जाती है उनकी, तो जिसकी वजह से डोपामीन आगे बनेगा नहीं, तो डेफिशिएंसी ऑफ डोपामीन हो जाएगा। एबनॉर्मल मूवमेंट, इम्पेयर्ड बैलेंस एंड पोस्चर इन पेशेंट्स में दिखेगा, यही जो है पार्किंसोनिज्म कहलाता है, यही पार्किंसोनिज्म की डिजीज है। फिर ना इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस में पार्किंसोनिज्म को बांटा जाता है। स्टेज 1 जिसमें माइल्ड साइन सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, और किसी तरीके की कोई डिसेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इस चीज को नोटिस कर लेगा कि हाँ इसमें कुछ ट्रेमर्स जैसे हैं। स्टेज 2 में सिम्टम जो है बाइलेटरल दोनों साइड आ जाएगा, मिनिमल डिसेबिलिटी रहेगा, पोस्चर एंड गेट पेशेंट का अफेक्टेड रहेगा। स्टेज 3 में सिग्निफिकेंट स्लोइंग, डिसफंक्शन एंड मॉडरेट टू सीवियर डिसेबिलिटी इसमें देखने के लिए मिलेगी, डिसफंक्शन देखने के लिए मिलेगा। जो स्टेज 4 है इसमें सीवियर सिम्टम्स हो जाएंगे, ठीक है। वॉकिंग लिमिटेड रहेगी, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया, अनेबल टू लिव अलोन हो जाता है। 5th स्टेज में तो बिल्कुल ही पेशेंट दूसरों पे निर्भर हो जाता है, ठीक है, खुद से वो नहीं कुछ कर पाता, दिस इज स्टेज 5। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, थिंकिंग डिफिकल्टीज है, डिप्रेशन, इमोशनल चेंजेस, स्वेलोइंग प्रॉब्लम, स्लीप एंड स्लीप डिसऑर्डर्स है, स्लीप प्रॉब्लम्स है, ब्लैडर प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि देखो इतनी रिजिडिटी है ना तो उसका अपने मसल्स पे कंट्रोल ही नहीं है। इसके अलावा पेशेंट में कुछ ब्लड प्रेशर चेंजेस, स्मेल डिसफंक्शन, फटीग, पेन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सब। तो डायग्नोसिस इसका बेसिकली कैसे बनता है, एक तो आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ये पेशेंट्स का ना फेस जो है मास्क्ड फेस रहता है, ठीक है, क्योंकि इतना रिजिडिटी है, तो रिजिडिटी होने के कारण मसल फेस में किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं रहता, एक्सप्रेशन लेस इनका फेस रहता है, दिस इज कॉल्ड मास्क्ड फेस। और तो न्यूरोलॉजिकल हिस्ट्री जब आप लेंगे तो एक्सप्रेशन देखेंगे तो एनिमेटेड, जैसे मैंने बताया, मास्क्ड फेस रहेगा, एक्सप्रेशन लेस फेस रहेगा बिकॉज ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। ट्रेमर्स रहते हैं इन लोगों में, आपने देखने हैं वो, ठीक है। नेक और लिम्ब स्टिफनेस है, वॉक आपको देखना है कि इन पेशेंट्स में कैसी है, पुल टेस्ट आप ना पीछे से खींचेंगे इन पेशेंट्स को तो ये अपना बैलेंस रीगेन नहीं कर पाते, तो आप इस तरीके से हिस्ट्री टेकिंग से पता कर सकते हैं। एक आप लीवोडोपा देके देख सकते हैं कि अगर आप इन पेशेंट्स को, लीवोडोपा क्या होता है, डोपामीन का ही डोपामीन का आप समझ लो सिंथेटिक वर्जन, ठीक है, इन शॉर्ट। तो डोपामीन का सिंथेटिक वर्जन है, डोपामीन की कमी है तो आपने डोपामीन दिया तो ऑब्वियसली सिम्टम तो इंप्रूव हो जानी चाहिए, तो वही चीज है रिस्पॉन्स टू डोपामीन, इसका एक डायग्नोसिस है कि अगर आप इनको डोपामीन देते हैं तो अगर इनके सिम्टम्स अच्छे हो जा रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि इनको पार्किंसोनिज्म ही, अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर कोई और समस्या है, ठीक है। बाकी आप इमेजिनिंग एंड लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करा सकते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, एमआरआई, सीटी, इन सब में जो है पार्किंसन का कुछ नहीं निकल के आएगा, एमआरआई, सीटी सब कुछ इनका नॉर्मल रहेगा, ठीक है। बस हम लोग एमआरआई, सीटी, ब्लड टेस्ट इसलिए कराते हैं टू रूल आउट की कोई दूसरी पैथोलॉजी तो नहीं है, ठीक है। बाकी आप पेट स्कैन भी करा सकते हैं, पेट स्कैन में कई बार लो लेवल ऑफ डोपामिन मिल सकता है, अदरवाइज एमआरआई, सीटी, ब्लड लेवल्स कुछ नहीं मिलता इनमें, सब नॉर्मल है, ठीक है। और वो सिर्फ आप अपनी तसल्ली के लिए दूसरी चीजों को एक्सक्लूड आउट करने के लिए करते हैं। बाकी इसमें ना मेन है फिजिकल एग्जामिनेशन, 4 लक्षण अगर आपको दिख गए पेशेंट में तो आप कह देंगे कि पार्किंसोनिज्म है, ठीक है। 2 और मोर सिम्टम्स प्रेजेंट, पार्किंसन डिजीज जो है डायग्नोस हो जाती है। क्या है वो, ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया, रिजिडिटी एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज ऑल। मैनेजमेंट इसका 2 तरीके से चलता है, या तो आप एंटी पार्किंसोनिज्म दवाई दे दो या आप सर्जरी कर दो।
दवाई क्या क्या होती है, एक होती है डोपामिनर्जिक ड्रग्स, डोपामीन की कमी है तो वही दे दो। तो इसकी फिर फर्दर कुछ क्लासेस हैं, डोपामीन प्रिकर्सर, पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, डोपामीन एगोनिस्ट, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या हो, ऑक्सीडेज डी इनहिबिटर। ये जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज है ना, ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि डोपामीन को तोड़ता है। ठीक है, तो उस एंजाइम को तोड़ने जो मतलब जैसे मैंने आपको एसिटाइल कोलिन के बारे में बताया था कि उसको एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस तोड़ता है, इसी तरीके से डोपामीन का काम होने के बाद डोपामीन को डिस्ट्रॉय करने वाला, आप समझिए एक तरीके से मेटाबोलाइज करने वाला MAO होता है। ठीक है, तो अब जब आप इसी को इनहिबिट कर देंगे तो डोपामीन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पड़ा रहेगा वहीं पे, क्योंकि ऑलरेडी कमी है तो आप क्यों चाह रहे हैं कि उसको खत्म किया जाए। ठीक है, तो दिस इज ऑल। तो जैसे आप डोपामिनर्जिक प्रिकर्सर देंगे तो वो डोपामीन का ही सिंथेटिक वर्जन है, जैसे मैंने बताया, तो आप लीवोडोपा दे सकते हैं। पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज, ये जो डी कार्बोक्सिलेज है ना, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम जो कि डोपामीन का मेटाबॉलिज्म कराता है। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करता है काम हो जाने के बाद। तो आप इसको भी इनहिबिट कर देंगे तो फिर से डोपामीन नहीं खत्म होगा, तो वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कार्बी डोपा। डोपामीन का एगोनिस्ट, जो डोपामीन है, डोपामीन को ही डोपामीन के सपोर्ट में और 4 डोपामीन जैसे खड़े कर दिया आपने लाके, इन सिंपल वर्ड दिस। ठीक है, तो आप इसको कार्बिगोलिन है, रोटी गॉटिन है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। और सिलिजिनिन मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अब और क्या क्या दवाइयां दी जा सकती हैं। कुछ डोपामीन फैसिलिटेटर्स भी एक ड्रग ऑफ मतलब क्लास है ड्रग की, जिसमें एमेंटाडीन आता है। और कुछ COMT, अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ एंजाइम जो कि डोपामीन को मेटाबोलाइज करता है, इसके इनहिबिटर्स आप दे सकते हैं। एंटाकैप्नॉन। अब कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी आप दे सकते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं ट्राईहेक्सीफिनिडिल, डाइफेनी हाइड्राला अमीन। ठीक है, हाइड्रा अमीन। तो ट्राईहेक्सी फिनिडाइन डाई फिनाइड्रा अमीन। ठीक है, ये सारी दवाइयां मेनली आप इसमें डोपामीन वाली दवाई देते हैं। और सर्जरी देखो, सर्जरी में हम इसमें 3 तरीके की सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कर दो। ठीक है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या होता है, इस तरीके का कि इम्प्लांट जो है नियर द क्लैविकल रखा जाता है, इससे ना लगातार स्टिमुलस निकलता रहता है और फिर इसको इधर ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे लगातार सिग्नल आते रहेंगे तो वो सब्सटेंशिया नाइग्रा को स्टिमुलेट करता रहता है और लगातार जो है कुछ ना कुछ डोपामीन सिक्रीट होता रहता है। इसी तरीके से एक पैलियोडोटमी है, थैलोटमी है। ठीक है, इसमें थैलेमस वाले का पोर्शन का थोड़ा सा काट के हटा देना है, इस थैलोटमी। इसके अलावा पैलिडियोटमी का क्या मतलब है, पैलिडस ग्लोबस पैलिडस, ये ब्रेन में ही कुछ एरियाज होते हैं जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतना बस आप केवल ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, ग्लोबस पैलिडस है, थैलेमस है, वो आपको करने की जरूरत ज्यादा है नहीं। अब कंपवात की बात करते हैं, तो कंपवात अगेन निदान सारे वही नॉर्मल वात वाले। ठीक है, तो अतिरूप, शीत, लघु अल्प भोजन, अति व्यायाम, रात्रि जागरण, लंघन है, दिवा स्वप्न है, वेग संधारण, मानसिक में चिंता, शोक, भय, क्रोध। पूर्व रूप क्या है इसका, अव्यक्त लक्षण ही इसका पूर्व रूप है। लक्षण आप श्लोक याद कर लें, बिकॉज कंपवात इज ए इंपॉर्टेंट डिजीज। सो कर पाद तले कंपो, यानी कर पाद तले कंपो, हैंड्स एंड फीट्स में ट्रेमर, देह भ्रमण दुखिते, यानी कि इरेगुलर मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट, निद्रा भग्नो यानी निद्रा नाश, मति शीर्णम बुद्धि शीर्ण होना, कंपवातस्य लक्षणम, यही है कंपवात के लक्षण। तो ये इसकी संप्राप्ति हो गई। निदान सेवन से धातु क्षय होगा, वात प्रकोप होगा। ठीक है, वात प्रकोप होने से मेन ध्यान रखेंगे, कार्य की हानि होगी, कम हो जाएगा रोगी को। ठीक है, और अल्टीमेटली बात रोग हो जाएगा। एक पैथोफिजियोलॉजी तो ये चलती है। अब एक ये चलती है कि अगर कफ की वृद्धि हो गई है निदान सेवन से, तब कफ की वृद्धि होने से अल्टीमेटली आवरण ऑफ वात हो जाता है बाई कफ, जिसकी वजह से जब वात ही मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी तो ना गति होगी
और ऑब्स्ट्रक्शन है, कफ बढ़ा हुआ है तो गुरुगात्रता, अरुचि रहेगा। इन सभी से क्या होता है अल्टीमेटली उदान और व्यान का भी आवरण है, और लास्ट में पेशेंट का चेष्टा संग हो जाता है, ठीक है, जिसे ब्रेडिकाइनेसिया से रिलेट कर सकते हैं। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी है। चिकित्सा में वही है, स्नेहन स्वेदन, रिंगहन चिकित्सा और रसायन का ही आप इसमें प्रयोग करेंगे। जो आपने सिंपल वात व्याधि की चिकित्सा में पॉइंट्स लिखे ना वही, और चिकित्सा जो शमन औषधियां हैं वो भी जो हमने वात व्याधि में डिस्कस की है वही सारी आपने यहाँ मेंशन करनी है, दो दो। और बाकी आप चिकित्सा आदर्श चिकित्सा पत्रक इसमें जरूर लिख सकते हैं कि निदान परिवर्जन करिए, व्यायाम करिए, पत्र पिंड स्वेद आप कर सकते हैं प्रातः और सायंकाल, ठीक है। कौच पाक आप इसमें दे दीजिए पेशेंट को खाने के लिए दूध के साथ। इसके अलावा नारसिंग चूर्ण है, अग्नि नरसिंग चूर्ण हो गया, और अग्नितुंडी वटी है, ये जल के साथ भोजन के बाद दे दो। बलारिष्ट दे दो इक्वल अमाउंट में पानी मिला के, और हरित की चूर्ण और सुखोष्ण जल, ये सारा जो है आप उसमें दे सकते हैं। और जो वात व्याधि में हमने शमन औषधियां लिखी हैं वो सारी आपने मेंशन करनी है, ठीक है। तो कंपवात का अलग से 5 या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, पार्किंसन का अलग से 5-10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, कभी इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं टुगेदर फॉर 15 मार्क्स, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको पढ़ लेना, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, और बहुत कॉमनली पाई जाने वाली बीमारी भी है ये, ठीक है।